नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी जैन और आप सभी का स्वागत है द स्टडी कैफे कंसेप्ट से कट ऑफ में। जैसा कि आप सबको पता है, अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं सीरीज मैनर में। तो क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। आपके क्वेश्चंस हैं बायोलॉजी से रिलेटेड और इन्हीं के बारे में आज अपन क्या करने वाले, विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले। डिस्क्रिप्शन से इसके बारे में, डिटेल से इसके बारे में जानने वाले हैं। वही क्वेश्चन का आंसर जिन लोगों को आता है कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कोई क्वेरी हो तो भी कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन में कौन सी दिक्कत आ रही है आपको, तो वो भी सॉल्व कर दी जाएगी। साथ ही साथ में जो लोगों को क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम इसका आंसर भी बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्फेग्नम इज यूज्ड फॉर। स्फेग्नम किस कार्य में उपयोग में आता है? ठीक है, ए पीट ऊर्जा, बी हाइड्रोजन फ्यूल या हाइड्रोजन ईंधन, सी वाटर प्योरिफिकेशन पानी का शुद्धिकरण, या फिर डी ऑल ऑफ दीज। जल्दी से बताइए किन चीजों में काम में आता है स्फेग्नम और स्फेग्नम होता क्या है? चलिए देखिए, जो स्फेग्नम होता है ना, स्फेग्नम एक प्रकार का प्लांट किंगडम का पार्ट है, मतलब पादप जगत का भाग है। पादप जगत में ब्रायोफाइटा का भाग है स्फेग्नम। एग्जाम्पल है, उदाहरण है स्फेग्नम ब्रायोफाइटा का, जो कि उपयोग में आता है पीट ऊर्जा। जैसे कोयले से आप ईंधन प्राप्त करते हैं, वैसे ही पीट ऊर्जा के लिए उपयोग में आने वाला होता है स्फेग्नम। ठीक है, ध्यान रखिएगा किससे बिलोंग करता है, कौन सी जगत को बिलोंग करता है। तो ये बिलोंग करता है, स्फेग्नम बिलोंग करता है आपके ब्रायोफाइटा को, पादप जगत के ब्रायोफाइटा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अजोला इज यूज्ड फॉर। अजोला उपयोग में आता है ए हाइड्रोजन फ्यूल, बी वाटर प्योरिफिकेशन, सी ए एंड बी, मतलब ए और बी ऑप्शन दोनों, डी इंसेक्टिसाइड कीटनाशी। इनमें से किस रूप में काम में आता है? चारों ही ऑप्शन बहुत ही अच्छे दिए गए हैं, सोच समझ के आंसर दीजिएगा किन चीजों पे काम में आता है। जल्दी से आंसर दीजिएगा किन चीजों के ऊपर, किन चीजों में काम में लिया जाता है? हाइड्रोजन फ्यूल, वाटर प्योरिफिकेशन, ए एंड बी। जल्दी से बताइएगा, हाइड्रोजन फ्यूल, वाटर प्योरिफिकेशन, ए एंड बी, और इंसेक्टिसाइड किस में काम में आता है भाई? हाइड्रोजन फ्यूल में भी और वाटर प्योरिफिकेशन, ये दोनों में काम में आता है। अजोला दोनों चीज में उपयोग में आता है, वाटर प्योरिफिकेशन में भी और साथ ही साथ में आपके हाइड्रोजन ईंधन के रूप में भी काम में आता है। तो सी ऑप्शन सही होगा, ध्यान से सुनिएगा, सी ऑप्शन सही होगा। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, ट्रांसपिरेशन इज अफेक्टेड बाय। ट्रांसपिरेशन इज अफेक्टेड बाय, जो आपकी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो किस पर निर्भर करती है या किस चीजों से प्रभावित होती है? ए ह्यूमिडिटी, बी रेन, सी टेम्परेचर, डी ऑल ऑफ दीज। आर्द्रता पे, वर्षा पे, तापमान पर या उक्त सभी पर निर्भर करती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस पर निर्भर करती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिएगा। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया प्रभावित होती है भाई, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करना इस वीडियो को। ठीक है, और बिल्कुल सही, सभी पर निर्भर करती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है? जब भी जल वाष्प के रूप में पत्तियों से पानी निकलता है, जलीय वाष्प के रूप में, वाटर वेपर की फॉर्म में, तो उसे कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन या फिर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस। ये बिल्कुल सभी पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस इज। द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस इज, सह प्रभाविता का उदाहरण है। सह प्रभाविता का उदाहरण है ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप, बी ऑप्शन है मोज़ेक एनिमल, चितकबरे पशु, सी ऑप्शन है ए एंड बी, डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। किस किस पर निर्भर करता है, जल्दी बताइए क्या क्या उदाहरण है कोडोमिनेंस? जब भी दो अलील्स या फिर बोल सकते हैं दो ट्रेट एक साथ दिखाई दे, उन्हें कहा जाता है सह प्रभाविकता। मतलब दोनों ही एक साथ दिखाई दे रहे, मतलब प्रभावी और अप्रभावी लक्षण एक साथ दिखाई दे रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? सह प्रभाविकता कहा जाता है, कोडोमिनेंस। बिल्कुल सही, ब्लड ग्रुप भी और साथ ही साथ आपका मोज़ेक एनिमल, चितकबरे पशु, जो कि कैसे दिखाई देते हैं? कुत्ते बिल्ली जैसे दिखाई देते। कुत्ते पे चकते आपको दिख रहे होंगे, सफेद और काले कलर के, भूरे कलर के। तो ये चकते गायों पर, आपके काउस पर, आपके बिल्लियों पर, इन्हें कहा जाता है सह प्रभाविकता का उदाहरण।
चलिए, आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड लिंकेज इन ड्रोसोफिला। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। ड्रोसोफिला में सहलग्नता किसके द्वारा खोजी गई थी? पुनेट द्वारा, मॉर्गन द्वारा, सी मेंडल द्वारा, डी ए एंड बी पुनेट और मॉर्गन द्वारा। देखिए, सबसे पहले ये देखिए ड्रोसोफिला क्या होती है। ड्रोसोफिला एक आम घरेलू मक्खी, जिसे कॉमन फ्रूट फ्लाई के नाम से भी जानते हैं, उसे ड्रोसोफिला कहा जाता है वैज्ञानिक की भाषा में। ठीक है, साइंटिफिक लैंग्वेज में उसे क्या नाम है उसका? ड्रोसोफिला। इस ड्रोसोफिला में लिंकेज की खोज किस साइंटिस्ट द्वारा की गई थी, किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी, ये आपसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा, पुनेट, मॉर्गन, मेंडल या फिर पुनेट और मॉर्गन, ए एंड बी। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बी टी एच मॉर्गन द्वारा। यहाँ पर ये चीज में कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए, लिंकेज जो सहलग्नता है वो किसके द्वारा खोजी गई थी? सबसे पहले बैटसन द्वारा। किसके द्वारा? बैटसन द्वारा। परंतु ड्रोसोफिला जो कि आपकी घरेलू मक्खी है, कॉमन फ्रूट फ्लाई है, उसमें टी एच मॉर्गन द्वारा, बी ऑप्शन आपका टी एच मॉर्गन द्वारा बताई गई थी। ठीक है, तो समझ में आई ये बात? अच्छे से समझ में आ गई है होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन देखिएगा, मेंडल gave three law on genetics, which of the following was related to double hybrid clause। मेंडल द्वारा दिए गए नियमों में द्विसंकरण का कौन सा नियम है? द्विसंकर संकरण, डबल हाइब्रिड क्रॉस का कौन सा नियम है? जल्दी से बताइएगा। बी ऑप्शन स्वतंत्र अपव्ययन का नियम उनका तीसरा नियम था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बी द स्वतंत्र अपव्ययन का नियम या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कह सकते हैं। ये निर्भर करता है डबल हाइब्रिड क्रॉस पे, जिसमें आप दो लक्षण लेके क्या कराते हो? क्रॉस कराते हो, संकरण कराते हो, दो ट्रेट लेके क्रॉस कराते हो। ठीक है, चलो सेवेंथ क्वेश्चन पर चलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन पर चलते हैं, एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविकता का एग्जाम्पल। गुलाबास, स्नैपड्रैगन, वेवी हेयर्स। ऑल ऑफ दीज, गुलाबास, स्नैपड्रैगन, वेवी हेयर्स। गुलाबास मिराबेलिस जलापा भी बोला जाता है, 4 o'clock प्लांट भी बोला जाता है इसे। अपूर्ण प्रभाविकता क्या होती है? जब दोनों में से एक चीज, दोनों के बीच की चीज निकल के आ जाए। जैसे कि अगर मैं गुलाबास या फिर मिराबेलिस जलापा के बारे में बात करूं तो इनके लाल फूल और सफेद फूलों के बीच में जब आप हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, संकरण कराएंगे, तो पिंक कलर के, गुलाबी कलर के फ्लावर्स निकलने लगे, तो बीच की चीज निकलने लगे, इसको अपूर्ण प्रभाविकता कहा गया। ये सारी चीजें क्या है? आपकी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविकता का उदाहरण है। ठीक है, 8th क्वेश्चन पर चलते हैं। मेंडल वॉज अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज इन। मेंडल को नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था 1900 में, 1984 में, 1964 में या फिर 1924 में, 1984, 1964 या 1924 में। देखिए, कहा जाता है 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया, पर जब लिस्टिंग की गई तो 1900 में ही क्या कर दिया गया था? मेंडल का नाम नॉमिनेट कर दिया गया था। ठीक है, नोबेल प्राइज के लिए। बिल्कुल ए ऑप्शन आंसर होगा। बिल्कुल ए ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन पर चलते हैं। विच इज द रीजन बिहाइंड म्यूटेशन? विच इज द रीजन बिहाइंड म्यूटेशन? उत्परिवर्तन का कारण क्या है? उत्परिवर्तन क्या होता है? जब भी डीएनए में से, जो आपका डीएनए होता है, उसमें से कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस गायब हो जाए, उसे कहा जाता है उत्परिवर्तन। ये ऐड भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, क्या भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? कारण क्या है इसका? केमिकल, रासायनिक पदार्थ, यूवी रेस, जो यूवी किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, वो दोनों ऑप्शन या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या इसका कारण है म्यूटेशन का? उत्परिवर्तन के कारण क्या क्या है? जल्दी बताओ। बिल्कुल केमिकल और यूवी किरणें, पराबैंगनी किरणें, दोनों ही इसका कारण है। बिल्कुल, दोनों ही इसका कारण है। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, ठीक है, 10th क्वेश्चन पर चलते हैं। क्रोमोसोमल म्यूटेशंस के प्रकार कौन कौन से हैं? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के प्रकार। अभी हमने देखा गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन किसके कारण होता है या उत्परिवर्तन किसके कारण होता है। अब अगर गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन की बात करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं?
ठीक है, तो जल्दी देखो ये कौन कौन से प्रकार इसमें दिए गए हैं या इनमें से कौन सा प्रकार है भी या नहीं उपस्थित है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। ए ट्रांसलोकेशन स्थानांतरण, बी डिलीशन विलोपन, सी कन्वर्जन प्रतिपादन, डी ऑल ऑफ दीज सभी। जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव, ये सारे के सारे ही प्रकार हैं। मोर देन 5 और 6 प्रकार होते हैं आपके, स्थानांतरण, विलोपन, द्विगुणन, प्रतिपदन और आइसोक्रोमोसोम, एक जैसा मिरर इमेज बन जाना। ये 6 प्रकार के आपके क्या होते हैं, संरचनात्मक क्या है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के प्रकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सीड। बिना बीज फलों के को विकसित करना, मतलब बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि को क्या कहा जाता है, पार्थेनोजेनेसिस, क्लोनिंग, हाइब्रिडाइजेशन या फिर नन ऑफ दीज। ये ऑप्शन है आपका अनिषेक जनन, बी है क्लोनीयकरण, सी है हाइब्रिडाइजेशन या संकरण क्रिया और डी है नन ऑफ दीज। देखिए मेरे हिसाब से जितना कि आप लोगों को बायो पढ़ाया गया है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके सामने कि बिना बीज वाला फल उत्पत्ति करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। बिल्कुल पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा भाई, अनिषेचक जनन। ठीक है, क्या कहा जाएगा, अनिषेचक जनन कहा जाएगा। चलिए ठीक है, 12th क्वेश्चन पर चलते हैं। द पार्ट ऑफ फ्लावर प्रोड्यूसेस द पॉलन ग्रेन। पुष्प का वह भाग जो कि क्या परागकण को पैदा करता है, उस भाग को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन कैलिक्स, बाह्य दलपुंज, बी पेटल्स पंखुड़ियां, सी पॉलन सैक आपका परागकोश और डी ओव्यूल अंडाशय। क्या पैदा करता है आपका पॉलन ग्रेन या फिर परागकण। परागकण को पुष्प का कौन सा भाग पैदा करने में मदद करता है। इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए था। बहुत ही अच्छी बात है, अब सभी आंसर दे पा रहे हैं। बिल्कुल सही, पॉलन सैक परागकोश। परागकोश क्या होते हैं, परागकोश के अंदर बहुत सारे परागकण पाए जाते हैं जो कि किसी वेक्टर के माध्यम से या किसी हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, जल के माध्यम से, है ना, और किसी के जानवरों के पैरों पर चिपक करके एक फूल से दूसरे फूल पर या फिर ओव्यूल तक, अंडाशय तक पहुंचते हैं। और ये क्या है पुरुष का एंड्रोशियम है, एक तरीके का आपका पुरुष का जननांग, फूल का पुरुष जननांग अंग को क्या कहा जाता है, परागकण कहा जाता है। ठीक है, 13th क्वेश्चन देखिएगा। 13th क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय ए नॉलन रस्का, बी रॉबर्ट कॉच, सी लेवेनहुक, डी स्वानसन। देखिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आविष्कार किसने किया था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फटाफट से इसे देखो कि क्या किन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था, इन्होंने बनाया था। बिल्कुल नॉल एंड रस्का। टर्मरिक, ठीक है, बिल्कुल नॉलन रस्का इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 14, टर्मरिक इज फाउंड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, रूट, स्टेम, लीव्स या सीड, जड़, तना, पत्तियां या फिर बीज। किस भाग से आपके प्राप्त होती है हल्दी। देखिए बहुत सारे बच्चे इसको ओवर कॉन्फिडेंस में गलत ना कर दे, सही ऑप्शन टिक कीजिएगा, ट्राई कीजिए कि आप सही आंसर दें। जड़, तना, पत्तियां या फिर बीज, क्या आंसर होगा, जल्दी से ऑप्शन बताइए क्या आंसर होगा। बिल्कुल कुछ बच्चों ने रूट्स लिखा है होगा, कुछ बच्चों ने स्टेम लिखा होगा, बट कोई बात नहीं, इसमें कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। बट आपका आंसर होगा बी स्टेम। आपका जो तना होता है वही क्या है, वही इसका आंसर है। और साथ ही साथ तने, मॉडिफाइड स्टेम मतलब तने का एक नया रूप बन जाता है जिसे राइजोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राइजोम कहा जाता है, जिससे क्या प्राप्त होती है, हमें हल्दी प्राप्त होती है। तो पौधे के राइजोम से हमें हल्दी प्राप्त होती है। और राइजोम क्या है, एक प्रकार का तना है, तने का मॉडिफाइड रूप, नया रूप है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15वें नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द
इज हाईएस्ट सोर्स ऑफ आयोडीन? निम्नलिखित में से आयोडीन का मुख्य स्रोत है? एल्गी शैवाल, बीन्स सेम, सी रेडिश मूली, डी वीट गेहूं। क्या सबसे अच्छा सर्वाधिक स्रोत है आयोडीन का? देखिए आयोडीन हमारे को कहाँ काम में आती है? हमारे लिए सबसे ज्यादा काम में आती है आयोडीन हमारी थायराइड ग्रंथि का संचालन करने में। तो थायराइड ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं, T3 और T4, और दोनों ही आयोडीन से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, तो उसके संचालन के लिए हमें आयोडीन की आवश्यकता होती है। और हम आयोडीन सबसे ज्यादा किससे प्राप्त होती है? जल्दी बताइएगा, किससे प्राप्त होती है? ये मैंने क्वेश्चन क्लास में बहुत बार कराया हुआ है। आई होप सभी लोग इसका आंसर सही दे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ए ऑप्शन शैवाल इज राइट आंसर। ए ऑप्शन शैवाल सही जवाब होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड लीव? संयुक्त वर्ण वाला पौधा है? पपीता, बी ऑप्शन है पीपल, सी ऑप्शन है नारियल, और डी ऑप्शन है जवा कुसुम। क्या आंसर होगा भाई? जल्दी से जवाब दो। पपीता, पीपल, नारियल या जवा कुसुम, जिसे हिबिस्कस भी कहा जाता है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। पपीता, पीपल, नारियल या फिर जवा कुसुम। बिल्कुल सही, पपीता इज राइट आंसर। पपीता क्या होता है? पपीते की सारी पत्तियां आकर के एक कॉमन पॉइंट पर जुड़ती है। ठीक है, तो इसी के कारण इसको कंपाउंड लीफ संयुक्त वर्ण वाला पौधा कहा जाता है। तो आपका आंसर ए ऑप्शन पपीता सही होगा। ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। द क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ प्लांट्स आर, पादप के क्रांतिक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या फिर सभी। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस या फिर सभी। क्या है क्रांतिक तत्व? देखिए क्रांतिक तत्व वे तत्व होते हैं जिनको उपज में डाल करके या फिर जमीन में डाल करके उर्वरक के रूप में डाल करके आप उपज को बढ़ा सकते हो। उन्हें क्या कहा जाता है? क्रिटिकल एलिमेंट या क्रांतिक तत्व कहा जाता है। तो आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों ही क्या है? क्रिटिकल एलिमेंट है, क्रांतिक तत्व है, जिनको डाल करके आप उपज को बढ़ा सकते हो किसी भी प्रकार की फसल में। ये तीन एलिमेंट, तीन तत्व बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही मुख्य रोल अदा करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? क्रांतिक तत्व कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्लियर हुआ 17 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 18 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। विच टाइप ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट? किस प्रकार का जल पादप द्वारा अवशोषित किया जाता है? हाइग्रोस्कोपिक, आर्द्रता का ही जल, बी कैपिलरी कोशिका जल, सी ग्रेविटेशनल वाटर, गुरुत्वीय जल, डी और ऑफ दीज। जड़ों द्वारा किस प्रकार का जल अवशोषित किया जाता है? क्या आंसर होगा? कोशिका जल। क्या आंसर होगा भाई? कोशिका जल आंसर होगा। कोशिका जल क्यों? ऐसे जल जो कि मिट्टी के छोटे छोटे कणों के चारों ओर लिपट जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? कोशिका जल या कैपिलरी वाटर कहा जाता है। और यही प्रकार का जल ऐसा है जो कि जड़ों द्वारा अवशोषित किया जा सकता है पादपों द्वारा, तो इसको क्या कहा जाता है? कैपिलरी वाटर। और यही प्रकार का पानी या जल हम अवशोषित कर सकते हैं। कुछ बच्चों को इसमें डाउट होंगे, इसके डिस्क्रिप्टिव क्लास ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप टाइप करके वो देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है द रीजन बिहाइंड लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ग्रेन्स। धान का खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? जिंक की, मैग्नीशियम की, मॉलिब्डेनम की या फिर पोटेशियम की? किसकी कमी के कारण? भाई जिंक की कमी के कारण ऐसा होता है, जिसके कारण क्या होता है? छोटी छोटी पत्तियों जैसा बन जाता है। छोटी पत्तियां बहुत छोटी हो जाती है, इसीलिए इसको लिटिल लीफ डिजीज कहा जाता है। ठीक है, तो धान का जो खैरा रोग होता है वो जिंक की कमी से होता है। ए जिंक की कमी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 21वें नंबर का क्वेश्चन है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट द डाई बैक डिजीज ऑफ प्लांट इज कॉज। शीर्ष रबी रोग का कारण है। शीर्ष रबी रोग का कारण है, किसकी कमी के कारण शीर्ष रबी रोग होता है? जो फसलें होती हैं उनमें शीर्ष रबी रोग किसकी कमी के कारण होता है? कॉपर, मैग्नीशियम,
पोटेशियम या फिर आयोडीन? किसकी कमी के कारण ऐसा होता है? कॉपर इज राइट आंसर, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन कॉपर इज राइट आंसर। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 21 नंबर का क्वेश्चन है, द रीजन बिहाइंड डिसकलरेशन ऑफ लीव्स। पत्तियों के रंग उड़ जाने का कारण पूछा है, पत्तियों में हरितहीनता का कारण पूछा है। पत्तियों में हरितहीनता का कारण क्या होता है, जल्दी बताइएगा। ए ऑप्शन है मैग्नीशियम, बी ऑप्शन है मॉलिब्डेनम, सी ऑप्शन है कैल्शियम और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। देखिए सोच समझ के आंसर दीजिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से आंसर दीजिएगा, बिल्कुल कहीं नहीं जाना, आराम से आंसर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम या फिर कैल्शियम? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन बिल्कुल सही, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जो पत्तियों का कलर उड़ जाता है या जो रंगहीन हो जाती है, थोड़े हल्के रंग की हो जाती है, उनका कारण सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम नहीं होता है, इसके पीछे मॉलिब्डेनम और कैल्शियम का भी उतना ही हाथ होता है। तो मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम और कैल्शियम तीनों ही आंसर होगा, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो और आपका बहुत अच्छा फायदा भी हुआ इस सीरीज से। मेक श्योर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए द स्टडी कैफे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।